हेलो एवरीवन, दिस इज श्याम चौधरी। वेलकम बैक टू श्याम चौधरी ब्लॉग्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स है नर्सिंग ऑफिसर के, राजस्थान के सीएचओ या फिर वेस्ट बंगाल के नर्सिंग ऑफिसर या फिर उड़ीसा के जो है नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं आगे। सो इस अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस वीडियो में। सो आखिरी तक बने रहिए एंड सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। एंड ये पहला वीडियो है मेरा स्टडी रिलेटेड। सो एक के बाद एक जो है बुक हम कवर करेंगे। ये जो मैं पहले जो है एमिशन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद सारे बुक्स में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम निकालेंगे, डिस्कस करेंगे। सो एक के बाद एक जो है हम बुक कवर करते जाएंगे। सो बने रहिए आखिरी तक वीडियो में एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है डिस्कस करते हैं। रोज़ जो है ये वीडियोस आते रहेंगे हमारे चैनल में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियोस पाने के लिए। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्हेन शुड द बीएससी यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बिफोर द मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। थर्ड ऑप्शन इज 3 to 5 days आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन एंड एनी टाइम। आंसर यहाँ पर देख लीजिए, 3 to 5 days आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड। यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बाद 3 से 5 दिन के आफ्टर जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि गैस हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है बिफोर मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो 3 to 5 days आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन करना सही रहता है। एंड ये जो है ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। एंड मोस्ट वन इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, मेंस्ट्रुएशन के पहले जो ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के वजह से, जो कि सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंड उसके मेंस्ट्रुएशन के बाद जो है इंडोमेट्रियल लेयर सेड होता है, उसके बाद जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हाईली डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जो है मेंस्ट्रुएशन के बाद 3 से 5 दिन के अंदर जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर मंथ जो है सेम डे पे करना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ सराउंडिंग ऑफ नेल टिश्यू इज कॉल्ड। नेल के जो है सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनके इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वन केलोनिकिया, पायरोनिकिया, ऑप्शन 3 नेल क्लॉबिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सो क्या आंसर है गेस कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आप बता सकते हैं क्या आंसर है। सो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। अभी देखते हैं आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत। चलिए आंसर देखते हैं। सो द आंसर इज पायरोनिकिया। जी हाँ गए, आंसर इज पायरोनिकिया। जहाँ पर आपका नेल बेड ख़त्म होता है उस सॉफ्ट लेयर ऑफ द स्किन को हम कहते हैं क्यूटिकल। ब्रेक स्किन या फिर क्यूटिकल के अंदर जो है बैक्टीरिया एंटर करते हैं एंड सराउंडिंग टिश्यूज़ में जो है इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं पायरोनिकिया। एंड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों कहते हैं इसे पायरोनिकिया एंड ये कैसा होता है, मैकेनिज्म क्या है इसका। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पायरोनिकिया कैन डेवलप व्हेन बैक्टीरिया एंटर ब्रोकन स्किन नियर द नेल कॉजिंग एन इन्फेक्शन। सो ब्रोकन स्किन के जरिए जो है बैक्टीरियाज एंटर करते हैं एंड द क्यूटिकल इज द स्किन एट द बेस ऑफ द नेल। बेस ऑफ द नेल में जो है स्किन है उसे हम क्यूटिकल्स कहते हैं। वो अक्सर जो है ब्रोकन होते हैं सिर फोर्सेस के वजह से, जो है ब्रोकन होने के वजह से जो है एंटर करते हैं बैक्टीरिया, उसके द्वारा जो है हमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है सराउंडिंग टिश्यूज़ में। सो द थर्ड क्वेश्चन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR पर मिनट क्या है? जी GFR रेट पर मिनट कितना होता है किडनी में? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट
पहला ऑप्शन है 125 ml पर मिनट, 60 ml पर मिनट, 180 लीटर पर मिनट, 50 ml पर मिनट। गेस कीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए 125 ml पर मिनट। ये जो है एवरेज है, इसका एक रेंज होता है 90 to 120 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में है 90 to 120, आप वो ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं अगर रेंज दिया गया हो। यहाँ पर एवरेज जो है दिया गया है एंड इसका एवरेज है 125 ml पर मिनट। जी हाँ गाइस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर डे यानी कि 25 आवर्स में 180 लीटर जो है सिक्रेट होता है, यानी कि फिल्ट्रेट होते हैं। सो सारे जो है एक्सक्रीट नहीं होता है, ऑब्जर्व हो जाता है, वरना जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता अगर सारे जो है ऑब्जर्व नहीं होते। सो गाइस, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम पोटेशियम अगेन जो है ऑब्जर्व हो जाता है प्रोक्सिमल कॉम्युलेटेड ट्यूबल्स, डिस्टल कॉम्युलेटेड ट्यूबल्स, मेडुलरी लूप में या फिर कलेक्टिंग ट्यूब में, वरना जो है कई सारे जो है प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट नहीं होता ठीक से। सो कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per psychosocial theory of erection, which behavior is seen in toddler age groups? टॉडलर एज ग्रुप्स में कौन से बिहेवियर जो है शो करते हैं? ऑप्शन ए ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ऑप्शन बी ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, सी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, डी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। सो गाइस, कई सारे जो है ग्रुप्स होते हैं, लाइक इन्फांट जो कि 1 साल तक एज ग्रुप को हम बोलते हैं इन्फांट और इन्फांसी स्टेज, एंड 1 साल से लेकर जो 3 इयर्स तक स्टेज को हम बोलते हैं टॉडलर ग्रुप। उसके बाद आते हैं प्री स्कूल गोइंग, स्कूल गोइंग, अडल्ट, अडल्ट, ओल्डर, कई सारे जो है स्टेजेस आते हैं। सो उनमें से कौन सी स्टेज में ये बिहेवियर जो है टॉडलर ग्रुप में कौन से बिहेवियर वो शो करते हैं सारे टॉडलर्स? तो चलिए कैंसलेशन मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर नीचे से चलते हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये बिहेवियर गाइस लेट एडोलसेंट पोर्शंस जो है शो करते हैं। उसके बाद जो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि 60 साल से जो पोर्शंस है ओल्ड एज के वो शो करते हैं ये बिहेवियर। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, यानी कि जो है 1 साल से कम है चाइल्ड वो शो करते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट। एंड अभी जो है एक ही ऑप्शन रह गया है, ऑप्शन ए ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। सो ये जो है बिहेवियर शो करते हैं टॉडलर ग्रुप, एंड ये जो है साइकोसोशियल थ्योरी ऑफ एरिक्शन में मेंशन किया गया है। सो देखिए गाइस, आंसर इज ए ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। सो कैंसलेशन मेथड में जो है हमें सही आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लासिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर बाय एनहांसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रैडिकाइनिन इज। सो गाइस, पहले क्वेश्चन को समझिए, कौन सा एक सब्सटेंस है जो कि पेन सेंसिटिविटी को जो है बढ़ाता है, यानी कि आपको कोई स्टिमुली दिया गया, सपोज पिंच किया गया, आपको पेन क्यों फील होता है? कौन सा एक सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है दैट एक पेन स्टिमुली जो है आपको अभी दिया गया है एंड आप रिएक्ट करते हैं? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि पेन को सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है? सो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है नोसिसेप्टर्स, सेकंड ऑप्शन है एंडोर्फिन्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देन ऑप्शन डी इज एन्सेफालिन। सो गाइस, इन चारों में से सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जी हाँ गाइस, प्रोस्टाग्लैंडिन जब भी आपको एक स्टिमुली दिया गया, वो न्यूरॉन्स को बताता है दैट
यू गॉट ए पेन स्टिमुली। एंड न्यूरॉन्स क्या करता है, ब्रेन को एक मैसेज पहुंचाता है, एक पेन स्टिमुली आपको दिया गया है, इसके बारे में जो है ब्रेन को बताता है न्यूरॉन्स। सो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है आपको इंक्रीज करवाता है आपकी पेन को। एंड इसका जो है रिवर्स है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स क्या करता है, इनहिबिट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन इफेक्ट को। इसलिए जो है आपका पेन किलर अगर खाते हैं तो फिर आपको जो है पेन फील नहीं होता है, क्योंकि इनहिबिट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट। सो गाइस यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। सो प्रोस्टाग्लैंडिन को रिवर्स करता है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स इसका अपोजिट इफेक्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। सो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड इज कॉल्ड। सर्जिकल एक वुंड जो है इसका स्टिचेस दिया गया था, वो जो है ओपन हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है वुंड एविस्करेशन, उसके बाद वुंड रप्चर, अप्रोक्सीमेशन एंड डेहिशंस। सो करेक्ट आंसर इज वुंड डेहिशंस। सो एक सर्जरी अगर आपका किया गया है, कफ के वजह से या फिर प्रेशर के वजह से जो है स्टिचेस ओपन हो गए, उसे हम कहते हैं वुंड डेहिशंस। अगर उस वुंड डेहिशंस के द्वारा जो है ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं, तो फिर हम उसे कहेंगे वुंड एविस्करेशन। सो वुंड डेहिशंस एंड एविस्करेशन के बीच में जो है डिफरेंस है वो आपको पता चल चुका है। वुंड डेहिशंस किसे कहते हैं एंड वुंड एविस्करेशन किसे कहते हैं। अगर स्टिचेस ओपन हो गया है उसे डेहिशंस कहेंगे। स्टिचेस के द्वारा जो है ऑर्गन्स बाहर आ गए हैं उसे एविस्करेशन कहेंगे। ये जो है सिंपल थिंग्स है जिसे हमें याद रखना है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, डेहिशंस किसे कहते हैं, एविस्करेशन किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। So the next question is, the inflammatory or exudative phase of wound healing will last for। inflammatory stage और exudative stage कितने समय के लिए जो है लास्ट करता है, कितने समय के लिए होता है? So guys, wound healing के जो है मेनली 4 स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट स्टेज इज होमोस्टेसिस यानी कि vasoconstriction। सेकेंड स्टेज इज इंफ्लामेटरी स्टेज और एक्सुडेटिव फेज भी उसे कहते हैं। थर्ड स्टेज है प्रोलिफरेशन। फोर्थ स्टेज है रीमॉडलिंग। सो ये जो है 4 स्टेजेस हैं। कौन से स्टेज कितने समय तक जो है लास्ट करते हैं हम देखेंगे। सो ये जो है सेकेंड स्टेज है इंफ्लामेटरी और एक्सुडेटिव फेज, सेकेंड स्टेज है। सो ये जो है सेकेंड स्टेज कितने समय तक लास्ट करता है? चलिए आंसर देखते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन सी 1 to 4 days। हाँ गाइस, यहाँ पर जो है पहला स्टेज होमोस्टेसिस यानी कि वासोकंस्ट्रिक्शन जो है इमीडिएटली आफ्टर द वुंड स्टार्ट हो जाता है। देन सेकेंड स्टेज जो है 1 दिन से लेकर 4 दिन तक इंफ्लामेटरी स्टेज रहता है। देन 2 weeks to 8 weeks तक जो है प्रोलिफरेशन स्टेज रहता है। उसके बाद रीमॉडलिंग के लिए जो है मंथ्स to years भी लग सकते हैं। सो इस तरह का जो है वुंड हीलिंग का 4 स्टेजेस होते हैं। होमोस्टेसिस, सेकेंड स्टेज इज इन्फ्लामेशन, थर्ड स्टेज इज प्रोलिफरेशन, फोर्थ स्टेज इज रीमॉडलिंग ऑफ द स्किन। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट, बासोफिल्स। सो गाइस यहाँ पर भी जो है कैंसलेशन मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे तो फिर जो है आंसर हमें मिल जाएगा। सो गाइस चलिए नीचे से देखते हैं बासोफिल्स। गाइस बासोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स ये सारे जो है ल्यूकोसाइट्स हैं एंड ये इन्फ्लामेशन में जो है हमें हेल्प करते हैं अगर वुंड होता है तो। सो ये तो जो है नहीं होगा, एंटीबॉडीज़ ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये ब्लड क्लॉट में जो है हेल्प करते हैं।
सो देखिए आंसर देखते हैं अभी। चलिए, आंसर है बी लिम्फोसाइट्स। सो गाइस यहाँ पर जो है आंसर है बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, वो जो है बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड और भी एक एंटीबॉडीज जो है सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी है, वो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स को हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। प्लेटलेट भी जो है वुंड हीलिंग में या फिर जो है ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर एक ही जो है ऑप्शन रहेगा है बी लिम्फोसाइट्स, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। सो गाइस, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटीज तैयार करते हैं एंड टी लिम्फोसाइट जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसे याद कर लीजिए, बी लिम्फोसाइट के जो है एंटीबॉडीज IgA, IgG, IgM, ये सारे जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है बी लिम्फोसाइट से ही तैयार होते हैं। सो ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज सीन इन, एंड इसका आंसर है इन चिल्ड्रन। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है चिल्ड्रन में ही दिखाई देता है। गैस, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है ऑनलार बोन के फ्रैक्चर के वजह से ही इसका नाम जो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दिया गया है। इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो कि ऑनलार बोन कंप्लीटली फ्रैक्चर नहीं होता है, उसका जो है हाफ फ्रैक्चर्ड होता है एंड हाफ जो है इंटैक्ट रहते हैं। सो इसलिए इसका नाम जो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर दिया गया है। आप चाहे तो सर्च करके इसका इमेज भी देख सकते हैं। ऑनलार बोन का ये जो है फ्रैक्चर होता है, जो कि स्पेशली चिल्ड्रन में दिखाई देता है। सो इस अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है रिपीट होता है ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम्स में। एंड अभी भी जो ये गारंटी नहीं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ व्हिच इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ स्किन ट्रैक्शन। सो गाइस, स्किन ट्रैक्शन एंड स्कॉल ट्रैक्शन, ये जो है ट्रैक्शंस रहते हैं, इनमें से कौन सा जो है स्किन ट्रैक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन, ब्रायन ट्रैक्शन, डुनलप्स ट्रैक्शन, हैलो ट्रैक्शन, इनमें से कौन सा ट्रैक्शन स्किन ट्रैक्शन नहीं है? आंसर इज ऑप्शन डी, हैलो ट्रैक्शन। हैलो ट्रैक्शन एक स्किन ट्रैक्शन नहीं है, वो एक जो है स्कल ट्रैक्शन है। स्कल ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है हैलो ट्रैक्शन। और भी जो है कई सारे स्किन ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक बॉक्स ट्रैक्शन, चिन हॉल्टर ट्रैक्शन, हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन, ब्रायन ट्रैक्शन, डुनलप ट्रैक्शन, ये सारे जो है स्किन ट्रैक्शंस है। हैलो ट्रैक्शन स्किन ट्रैक्शन में नहीं आता है, वो एक जो है स्कल ट्रैक्शन है। सो इसलिए इसका आंसर है हैलो ट्रैक्शन, ऑप्शन डी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मसल दैट कवर्स द शोल्डर एंड बैक ऑफ द नेक इज कॉल्ड, जो कि शोल्डर एंड नेक को कवर करता है मसल, उसका नाम क्या है? ट्रापेजियस, ट्रापेजियम, ट्रापेजोइड, मैजेटर। आंसर इज ट्रापेजियस। जी हाँ गाइस, जो मसल बैक एंड नेक ऑफ द बैक एंड शोल्डर को कवर करता है उसका नाम है ट्रापेजियस। ट्रापेजियम एंड ट्रापेजोइड जो है बोन का नाम है, ये कार्पल दोनों है जो है ट्रापेजियस ट्रापेजोइड, ये कार्पल बोन्स है जो कि रिस्ट में पाए जाते हैं। माजेटर जो है एक चिक मसल है जो कि माउथ को ओपन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो द आंसर इज ट्रापेजियस। ट्रापेजियस एक मसल है जो कि बैक एंड शोल्डर्स में पाए जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। द नॉक नी डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड। नॉक नी देख लीजिए, ये इमेज कैसा है, नॉक नी, यानी कि नी जो है नॉक हो गया है। देखिए ये नी कैसे जो है नॉक हो गया है।
सो इस डिजॉर्डर को, नॉकनी को हम और क्या बोलते हैं? इमेज ज़रा अच्छे से देख लीजिए। स्किन जो है फुल स्किन कर लीजिए, दिखेगा। सो इस नॉकनी को हम क्या कहते हैं? जेनु वाल्गम, जेनु वारम, जेनु रेक्यूरवाटम, नॉन ऑफ दिस। सो द आंसर इज जेनु वाल्गम। सो आंसर ए जो है जेनु वाल्गम है, जिसे हम कहते हैं नॉकनी भी कहते हैं। इमेज आपने देखा। एंड और जो है बाकी ऑप्शन भी जो है डिजॉर्डर है, जो कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की डिजॉर्डर है। जेनुवारम, जेनुवारम को हम बोलते हैं बो लेग्ड, यानी कि आपके जो है नीस जो है एक साथ जॉइंट नहीं होंगे, सेपरेटेड रहेंगे। आप सर्च करके देख सकते हैं जेनुवारम, जो कि बो लेग्ड भी उसे क्या कहा जाता है। आप श्री राम के जो है धनु को याद कीजिए, जिसे हम बो कहते हैं धनु को, उस तरह का जो है अपीयरेंस रहेगा। आप सर्च करके जो है इमेज भी देख सकते हैं जेनुवारम का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट इन नी जॉइंट। नी में जो साइनोवियल जॉइंट है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, पाइवट जॉइंट। सो आंसर इज हिंज जॉइंट। नी में जो जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है, इसका नाम है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के और भी कई सारे जो है एग्जांपल्स है, लाइक अंकल, नी, एल्बो, ये जो है तीनों ही हिंज जॉइंट के एग्जांपल्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जो है एग्जांपल्स हैं हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये तो है एग्जांपल्स हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। सैडल जॉइंट कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन के बीच में जो जॉइंट है, उसे हम सैडल जॉइंट बोलते हैं। पाइवट जॉइंट, अटलांटो एक्सिस जॉइंट, जो कि सर्वाइकल बोन से ही C1 C2 उनके बीच में जो है जॉइंट है, उसे हम बोलते हैं पाइवट जॉइंट। एंड ये जो है पाइवट जॉइंट प्रोक्सिमल रेडियोलर जॉइंट को भी पाइवट जॉइंट बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस जॉइंट इज कॉल्ड। जॉइंट को रिपेयर करना, उसे रिकंस्ट्रक्शन करना, जॉइंट को क्या कहते हैं, उस प्रोसीजर को? सो चलिए आंसर अभी देखते हैं, आंसर क्या है। सो द आंसर इज आर्थ्रोप्लास्टी। जी हाँ, वो जॉइंट को रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन करने की प्रोसेस को जो है आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। और भी जो है जो ऑप्शन में दिए गए हैं टर्म्स, इसका मीनिंग भी देख लीजिए। आर्थ्रोटोमी, क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग इन जॉइंट को बोलते हैं आर्थ्रोटोमी। सर्जिकल इमोबिलाइजेशन ऑफ ए जॉइंट बाय फ्यूजिंग द बोन्स, इसे हम कहेंगे आर्थ्रोडेसिस। एंड एम्पुटेशन तो आपको पता ही है, एक लिम्ब को जो है अलग कर देना को हम कहते हैं एम्पुटेशन। सो ये सारे जो है टर्म्स याद रख लीजिए, फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड। डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? रेडियस का जो है प्रोक्सिमल पार्ट रहता है, डिस्टल पार्ट रहता है। डिस्टल पार्ट का फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? कोलिस फ्रैक्चर, मॉन्टेजिया फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो ऑनर का फ्रैक्चर है, हम पहले जो है रीड कर चुके हैं ये। सो ये जो है आंसर नहीं है। चलिए आंसर भी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। सो आंसर इज ऑप्शन ए कोलिस फ्रैक्चर। कोलिस फ्रैक्चर, डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर को हम कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो आपको पता ही है, चिल्ड्रेन में दिखाई देता है, ऑनर का फ्रैक्चर है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ये किसी भी बोन का भी जो है फ्रैक्चर है, जिसमें जो है फ्रैक्चर्ड पार्ट पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, एक साथ जो है कट नहीं रहता है, पीसेस में जो है पीसेस हो जाता है बोन का, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ए कोलिस फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस and because of which there will be posterior displacement of radius occur.
and Colles fracture also called as Dinner-Fogg fracture. सो रेडियस का फ्रैक्चर होने के वजह से जो पाम है पोस्टेरियरली डिस्प्लेस हो जाता है, जो कि एक डिनर फॉग जैसा दिखाई देता है, जिसे हम चाउमीन खाते हैं, देख लीजिए एक डिनर फॉग है उसके जैसा जो है डिस्प्लेस्ड हो गया है रेडियस, इसलिए हम उसे कहते हैं डिनर फॉग डिफॉर्मिटी। सो गाइस ये याद रख लीजिए, डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर को कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं, जिसके वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है रेडियस का, इसलिए कोलिस फ्रैक्चर को डिनर फॉग डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। देख लीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ये सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं। आगे भी इस तरह का जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल में एंड इस तरह का वीडियोस पाने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आगे भी इस तरह का जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे हमारे चैनल में। बने रहिए हमारे चैनल में एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ श्याम चौधरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।